हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आपको पिछला लेक्चर समझ में आया? मुझे पूरी उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा। बड़े आसानी से समझ चुके होंगे आप रासायनिक आबंध को और उसकी मूलभूत बातों को, जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो रासायनिक आबंध के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसको मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा रहा था कि आखिरकार कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, रासायनिक आबंध का मतलब क्या होता है। इन सब चीजों को मैं आपको समझा रहा था। ओके, तो आई थिंक आपको रासायनिक आबंध का मतलब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक आबंध कैसे बनते हैं। तो हमने आयनिक बंध के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आयनिक बंध को हमने पिछले लेक्चर में समझा था कई सारे एग्जाम्पल की सहायता से। तो आज का भी लेक्चर जो है हमारा इसी तरीके से है, जिसमें आपको आज मैं संयोजकता बताऊंगा, सहसंयोजक बंध बताऊंगा और भी कई सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए चलते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस लेक्चर की शुरुआत से पहले मैं कबीर दास जी की एक पंक्ति दोहराना चाहता हूं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। तो ये बहुत प्यारी पंक्ति है दोस्तों, कबीर दास जी की। ओके, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि माटी जो है वो कुम्हार को कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, तू मुझे क्या रौंद रौंद कर अलग सी एक स्ट्रक्चर दे रहा है और इतना खुश हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे रौंदने की बारी आएगी तो पूरे धरती में तू घुस जाएगा। यानी हमें कभी भी अपने नॉलेज के प्रति कभी भी थोड़ा सा अभिमान नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो विनम्र बनिए। आप अगर विनम्र हैं तो इसका मतलब भगवान भी आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी एनर्जी के साथ आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम देख रहे हैं रासायनिक आबंध और आप जुड़े हैं अभिषेक कुमार के साथ में। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में और इस पढ़ो घर से ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने सबसे पहले इसके इंडेक्स को कवर किया था। इंडेक्स में आपने देखा था कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हमने देखा, हम इसमें आयनिक बंध पढ़ने वाले हैं, यानी आयनिक बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। हम इसमें संयोजकता यानी वैलेंसी पढ़ने वाले हैं। हम इसमें सहसंयोजक बंध यानी कि माफ कीजिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। आयनिक या सहसंयोजी यौगिक यानी आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। आयनिक यौगिकों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। और सहसंयोजी यौगिकों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। तो इतने टॉपिक को हमको कवर करना है। इस टॉपिक के अंदर मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बहुत सारे आपको सब टॉपिक्स भी नजर आने वाले हैं, छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स। क्योंकि देखिए, मुझे एक बात पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि अभ्यास ही मनुष्य को सफल बनाता है। तो आप अभ्यास कीजिएगा। इसी के लिए तो मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल समझा रहा हूं दोस्तों। अगर आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझ जाते हो फिर तो आपकी नैया पार है और आप अपने गोल की तरफ बड़े आसानी से बढ़ जाओगे, गोल यानी लक्ष्य की तरफ। तो चलिए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम आयनिक बंध को समझ पाए थे और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर करा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने समझाया था आयनिक बंध से संबंधित। तो आयनिक बंध में कुछ जैसे कि ये एग्जांपल है जिसमें आप सोडियम क्लोराइड की जो संरचना आप देख रहे हो, जो आपके बुक में अवेलेबल है, आप इस एग्जांपल को फॉलो कर सकते हो, जिसको मैंने आप सभी को समझा चुका है पिछले लेक्चर में। तो आज हम यहाँ देखेंगे वैलेंसी के बारे में, यानी संयोजकता के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। और उस अष्टक को पूर्ण करने के लिए यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने के लिए या तो वो जितने इलेक्ट्रॉनों के दान दे देता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है वह उसकी वैलेंसी कहलाती है, यानी कि संयोजकता कहलाती है। तो आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे तत्व है, हाइड्राइड है और संयोजकता है। तो इसमें बताया गया है जैसे कि लिथियम, एक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक तत्व नजर आ रही है, वो कौन सी है?
लिथियम। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इस लिथियम से हमें पता चल रहा है कि ये लिथियम का हाइड्राइड है, जिसे आप LiH के फॉर्म पे लिखे हो, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है इसकी संयोजकता 1 है। ओके, इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। कैसे पता चला कि संयोजकता 1 होगी? मैं आपको डिटेल से अभी बताऊंगा। पहले आप एक बार देख लो ये सारे डायग्राम को, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम हाइड्राइड बना रहे हैं, इसकी संयोजकता 2 है। यहाँ पे देखो, आप गौर से देखो, आपको पूरा पता चल जाएगा। BeS3 है, बोरान ट्राईहाइड्राइड, तो यहाँ पे बन रहा है कितना? इसकी संयोजकता 3। कार्बन यहाँ पे मीथेन बना रहा है, इसकी संयोजकता 4 है, CH4 की। NH3 बन रही है, यहाँ पे संयोजकता 3 है। H2 बनी संयोजकता 2 है। HF बनी संयोजकता 1 है। ओके, तो यहाँ पे इनकी संयोजकता 1 है प्यारे बच्चों, यानी कि इस सबकी अलग अलग संयोजकता है। तो कैसे ये आधारित हुआ, कैसे ये पता चला कि इसकी संयोजकता ऐसे होगी? आइए हम इसको समझते हैं व्हाइट बोर्ड में। अब जैसे कि आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए BeH2 दिया है। तो BeH2 में मतलब कि बेरिलियम की, यहाँ पे बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो रही है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लो BH3 है, तो यहाँ पे बोरॉन की संयोजकता कितनी है? कैसे पता करोगे? देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से किसी, अगर मान लो दो चीज़ें दी हैं, दो चीज़ें मतलब यौगिक है, तो यहाँ पे एक की संयोजकता आपको पता होना चाहिए, तो आप अगले का निकाल सकते हो। अदरवाइज एक का भी नहीं पता तो आप किसी का नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे जैसे देखो, हाइड्रोजन है। अब आपको इतनी कॉमन तो है कि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और ये आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है किसी को भी। ये तो आपको अब तक मेरे साथ जो जर्नी आप कर रहे हो, अगर सही से पढ़ रहे होगे, पूरे रिवीजन मार रहे होगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके एक धनायन बनाता है। ये तो पता है ना? ओके प्यारे बच्चों, बिल्कुल पता होगा आपको। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1। एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, तो इसलिए एक धनायन दिखा रहा है, तो वो +1 हो गई हाइड्रोजन की संयोजकता। तो हाइड्रोजन की संयोजकता +1 हो गई, तो BH3 का निकालोगे तो मान लो B को आप X मान लो, हाइड्रोजन में 3 है और इसकी होती है +1, इक्वल टू 0 कर लो। अब यहाँ से आपको इसको बनाना है, x प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 3 इधर ट्रांसफर होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। तो यानी कि बोरान की संयोजकता यहाँ पे हो गई -3 प्यारे बच्चों। क्या हो गई? -3। तो अगर कभी कभी मान के चलो कि हाइड्रोजन जो है अपनी ऐसी संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। कैसी संयोजकता? जिसमें कि वो -1 गुण दिखाए। कैसी संयोजकता दिखाता है? -1। तो वहां पे जब वो देखो, एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ, आप उसको पढ़ोगे भी, आप आगे की कक्षाओं में भी पढ़ोगे कि या आप अगले चैप्टर में आपका आएगा, जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है कि बहुतायत जैसे हम यौगिक बनाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया BH3, तो जो ज्यादातर यौगिक होते हैं जो लेफ्ट साइड में होते हैं, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। ओके, तो लेफ्ट साइड में जो यौगिक होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? धनायन होते हैं। और राइट साइड में जो यौगिक होते हैं एक ऋणायन होता है, क्योंकि एक धनायन एक ऋणायन के साथ में जुड़ता है। तो अगर उस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो BH3 बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन जहां पे एक धनायन की गुण दिखाता है, वहीं पे एक ऋणायन की भी गुण दिखाता है, आपको पता है। और ये एक ऋणायन ग्रहण करके ये फ्लोरीन बन जाता है और हीलियम के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये क्या डिटेल है भैया? ये फ्लोरीन बनता है, हीलियम के समान व्यवहार दिखाता है, ये क्या चीजें हैं सर? एक्सप्लेन कीजिए बारीकी से। बिल्कुल कर लेते हैं भाई, बिल्कुल कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक्चुअली क्या है ना, जैसे आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये किसके जैसे व्यवहार करेगा? हीलियम के जैसे करेगा, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक तो 2 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और ये अक्रिय गैस है, मतलब कि उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है। तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि वो नोबल गैस बन जाए। तो ये क्या करेगा, अगर किसी से मान लो एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो ले लेगा। अब लेने के बाद क्या होगा कि ये जो है, यानी कि हाइड्रोजन, वो हीलियम की समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो ठीक हाइड्रोजन यहाँ पे उसको मौका मिलता है उसी एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का, और वो क्या करता है प्यारे बच्चों, उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। किससे? बोरान से। और यहाँ पे ये ट्राईहाइड्राइड बना लिया बोरान का। ओके, अब मतलब कि यहाँ पे वो एक प्रकार से बंद बना रहा है। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बोरान का, इसलिए हम यहाँ पे X मान लेते हैं, बोरान को X मान लेते हैं, और ये 3 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं -1।
तो इस तरीके से ये क्या गुण दिखाएगा, यहाँ पे देख लो इक्वल टू जीरो कर देते हैं इसको, और इक्वल टू जीरो करने पे फिर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये x माइनस थ्री हो गया इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू प्लस थ्री। तो बोरान का यहाँ पे सजगता हो गया प्लस थ्री, यानी बोरान माइनस थ्री भी सजगता दिखा सकता है या प्लस थ्री भी दिखा सकता है, ये तो कंफर्म हो गया। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप मेथेन का देखते हो CH4 का, तो यहाँ पे देख लो कार्बन को हम x मान लेते हैं, कार्बन का निकालना है, ये 4 हो गया, ये -1 कर लो इक्वल टू 0 कर लो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये 0 हो गया। अब ये हो गया x और ये हो गया -4 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, मतलब कार्बन कितनी संयोजकता दिखाएगा भाई, 4 दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, ठीक उसी तरीके से आप किसी और तत्व का भी एग्जाम्पल देख सकते हो, और भी कई सारे तत्व हैं आप जिनका एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए, ओके, होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो संयुक्ता में जैसे मान लो आप सोडियम का देख रहे हो, तो सोडियम यहाँ पे क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है भाई। अब ये क्या होगा, ये 2 8 और 1 होती है, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनों को ये हमेशा त्यागने के लिए तत्पर रहता है। उसी प्रकार आप क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन की 17 होती है, तो 2 8 और 7, और ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रेडी रहता है। ओके, तो यहाँ से इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी -1, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरीके से हम इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों को परख कर सकते हैं। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 था। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि किसकी संयोजकता कैसी होगी। ओके, तो आपके बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि पोटेशियम और क्लोरीन की परमाणु संख्या क्रमशः 19 और 17 है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो चलिए मैं उसको हम बना देते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि पोटेशियम और क्लोरीन, तो पोटेशियम, एक मिनट, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं हिंदी में पहले पोटेशियम लिख दूं। पोटेशियम का आपका फॉर्मूला होता है K, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है 17। क्लोरीन को हम दिखाते हैं Cl से, ये तो पता है आपको। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, 8.2 के बाद में मिलेगा आपको ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसमें कि पोटेशियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो बड़ा सिंपल है भाई, ये क्या होगा 2 8 10 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा 2 8 10 8 18, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो टोटल हो गया 19। इसका करोगे तो कितना होगा 2 8 और 10 हो गया, और ये हो गया 7, यानी कि 17 हो गया। फिर उसके बाद आप देखिएगा तो इनके द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो इसके द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की संभावना, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो बोलता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो पोटेशियम है इसका आप लुईस संरचना बना दो। यहाँ पे एक ये दिखा रहा है, और ये पे क्लोरीन के कितने हैं, 7 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनों को इसको त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो यहाँ से एक संरचना बनाएगा। कौन सी संरचना बनाएगा भाई, ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम एक धनायन गुण दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से ये क्या होगा क्लोरीन, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाले को हम थोड़ा सा अलग से मेंशन कर देते हैं डॉट के फॉर्म पे। तो यहाँ से ये एक आयन ग्रहण कर रहा है, तो ये इसकी संरचना हो गई। अब ये दोनों मिल करके KCl बन जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे हमको बॉन्ड भी समझ में आएगा, तो बॉन्ड को अभी हम देखेंगे कि कैसे बनेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्वेश्चन भी यही था इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या था, अच्छा इसमें संभावना पूछा था ना, दूसरा क्वेश्चन ने बोला था इनके द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की क्या क्या संभावना है। क्या क्या संभावना है, एक ही संभावना है, एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा पोटेशियम, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, पोटेशियम धनायन दिखाएगा, क्लोरीन ऋणायन दिखाएगा, हो गया अक्रिय गैस। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि पोटेशियम क्लोराइड बनने वाले आयनिक बंध को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से चित्र द्वारा समझाइए। आप ये वाला दिखा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम तथा क्लोरीड आयन पर
आवेश क्या होंगे, यही क्वेश्चन है आपका चौथा वाला। तो क्या आयन होंगे भैया, तो KCl को आप दिखाओगे K+ और Cl-, यानी पोटेशियम पे धन आयन और क्लोरीन पे ऋण आयन होंगे। आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान है प्यारे बच्चों, आप आसानी से समझ सकते हो। अगला टॉपिक है आपका सहसंयोजक बंध। तो ये है आपका अगला टॉपिक, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या है, इस प्रकार के यौगिक जिनके दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार के यौगिक जिनके दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बंध का निर्माण होता है सहसंयोजक यौगिक कहलाता है, और उनके बीच में जो बंध बनता है उसे आप सहसंयोजक बंध कहते हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा समीप के अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनों का ये साझा क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको अक्रिय गैस को प्राप्त करना है। मतलब कि ये एक अक्रिय गैस बनना चाहते हैं, जैसे कि नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, हीलियम है, रेडॉन है, वैसे ही ये अक्रिय गैस बनना चाहते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, अक्रिय गैस क्यों बनना चाहते हैं, वो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि अक्रिय गैस जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, उनका अष्टक पूर्ण होता है और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए विवश नहीं होते, उनकी मर्जी होती है। ओके, तो इसलिए तो इस प्रकार के परमाणु समूह को आप अणु कहते हो। ओके, और अतः सहसंयोजी यौगिक के अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, कभी कभी होता है दो परमाणु आपस में मिलकर के एक यौगिक बना रहे हो या अधिक परमाणु मिलकर के बना रहे हो सहसंयोजक बंध वाला। ओके, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसी इसकी संरचना होगी। तो यहाँ पे जैसे आपके बुक, यहाँ पे आपके स्लाइड के लिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा था ऑलरेडी। कौन कौन सा एग्जाम्पल था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन कहती है, हाइड्रोजन क्या कहती है, हाइड्रोजन ये कहती है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको प्यारे बच्चों। ओके, ये बिना कॉपीराइट वाला इमेज है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मतलब कि ये इस इमेज को जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है वो कोई कॉपीराइट नहीं है उसमें। ओके, अब यहाँ पे देखिए वैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं, देखो ये वही चंगू है जिसका एग्जाम्पल मैं आप सभी को दे रहा था, ये वही चंगू है। और ये देखो चंगू के पास 50 लाख है, मंगू के पास 50 लाख है। दोनों बनाना चाहते हैं, दोनों बनना चाहते हैं करोड़पति। तो दोनों ने क्या किया, हाथ मिला लिया इलेक्ट्रॉनों के साथ में, और दोनों के दोनों क्या बन गए, करोड़पति। इसका 50 लाख ये यूज कर लेगा, इसका 50 लाख ये यूज कर लेगा, हो गए ना करोड़पति। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा, ये जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉनों को इसको दे दिया, ये अपने एक इलेक्ट्रॉनों को इसको दे दिया, भाई यूज कर लो। सहसंयोजक बंध बना लेते हैं आपस में, क्या लड़ाई झगड़ा। तो दोनों के दोनों किसके जैसे व्यवहार दिखाएंगे, हीलियम के जैसे दिखाएंगे। हीलियम का भी 2 होता है, हमारा भी 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के अणु ने उस काम को आसान कर दिया और फाइनली इनका क्या बन गया, अष्टक पूर्ण हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सहसंयोजक बंध बन गया। ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल समझो, तो ऑक्सीजन के भी यहाँ पे टोटल जो संयोजकता होती है बायकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4, ओके, 5 एंड 6। इसके भी, ये वाले ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है क्योंकि संयोजकता इसकी 6 है ऑक्सीजन की। ये 2 और 6 में ब्रेक होता है, ये भी 2 और 6 में ब्रेक होता है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का सहारा ले लेता है और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का सहारा ले लेता है। तो फाइनली दोनों में एक संयोजक बंध बन गया प्यारे बच्चों, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यानी कि सहसंयोजक बंध, जिसकी वजह से इनका भी अष्टक पूर्ण हो गया, ये वाले ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। अब इसी के एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको मुझे आपको समझाना है कि इनमें बंध संरचना कैसे होती है ये बताना है, और दूसरी बात बताना है इनमें सहसंयोजक बंध कैसे फॉर्म हुआ। ओके, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर तो वैसे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और आराम से समझते हैं एक एक टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों, लेकिन व्हाइट बोर्ड में जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो सहसंयोजक बंध बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है और वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मतलब इनके बीच में एकल बंध बनता है, ये सिंगल बॉन्ड को आप एकल बंध कहते हो। ओके, और जो डबल बॉन्ड है उसे आप कहते हो द्विबंध कहते हो, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे आप त्रिबंध के नाम से जानते हो। तो इस तरीके से जो सहसंयोजक बंध बनता है बच्चों, वो इस तरीके से बनता है, एक सिंगल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला।
अब इसमें हमको समझना है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड वाला बहुत ही स्ट्रांग होगा। ओके, फिर उससे कम स्ट्रांग ये होगा और उससे कम स्ट्रांग ये होगा। यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी लगेगी, यानी आयनन ऊर्जा का मान कम लगेगा। नहीं दोस्तों, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी। तो अब देखते हैं, चलिए व्हाइट बोर्ड में अब चलते हैं, इस सब बॉन्ड को समझेंगे बारीकी से, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं अभी। तो आप रेडी है ना इसके लिए? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एकल बंध का निर्माण कैसे होता है। ओके, और एकल बंध में मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा उसको भी देख लेंगे। और एकल बंध को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? इंग्लिश में कहते हो सिंगल बॉन्ड। इसको हम सबसे पहले समझेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए समझते हैं बिना देरी किए। ओके, कि आखिरकार एकल बंध की संरचना कैसे होगी, ये हमको समझना है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले डिटेल में जाने से पहले, मतलब बड़े बड़े एग्जांपल देखने से पहले, एकल बंध के लिए सिंपल एग्जांपल एक देख लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक। जैसे देखो, हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ओके, और जैसे कि मैं अभी तक समझा चुका हूँ आपको और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये हीलियम के जैसे गुण दिखाना चाहता है। हीलियम के अधिकतम 2 होते हैं। अब इसको एक है तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे देगा ना इसको। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, यही क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा और हीलियम की समान जो है वो गुण दिखाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगी? उसके लिए इसे करना पड़ेगा, एक सहसंयोजक बंध बनाना की आवश्यकता है, क्योंकि इसे कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने ही एक हाइड्रोजन बंधु को बोलेगा, देख भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, तेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। तो हम क्या करते हैं ना, हम आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि तेरे 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यूज़ कर लूँगा, मेरे 1 इलेक्ट्रॉन को तू यूज़ कर लेना। फिर हम दोनों में एक सहसंयोजक बंध बन जाएगा। तो फाइनली ये दो लोग जो हैं तैयार हो जाते हैं और इस तरीके से एक संरचना बना लेते हैं। ये देखिए, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये वाला हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फाइनली इन दोनों के बीच में एक सहसंयोजक बंध जो है वो तैयार हो जाता है इस तरीके से। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये दोनों जो है एक सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर ही एक बॉन्ड बनाता है। जैसे ये एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाकर के दोनों जो है एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा हो रहा है, मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये आपको क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब उसके बाद एक डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सिंगल बॉन्ड वाले ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, वो ज़्यादा सही रहेगा। सिंगल बॉन्ड वाले कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, पहले सिंगल बॉन्ड को पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद हम डबल बॉन्ड में चलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में कुछ और एग्जांपल्स बिल्कुल हो सकते हैं। कौन से एग्जांपल होंगे, चलिए देखते हैं हम। जैसे मान के चलो कि ये कार्बन की संरचना है जो CCl4 के साथ में एक संरचना बनाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोला जाता है। आप इसको नोट कर लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप बोलोगे सर इसका नाम कैसे पता चला आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड है? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल आपके लिए सवाल पूछना लाजमी है, और आप जब तक पूछोगे नहीं मैं आपको आंसर कैसे दूंगा। तो बच्चों, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो संरचना बन रही है वो एक्चुअली कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों बोल रहे हैं? तो देखो, जैसे कि मान लो कहीं पे अगर 1 होता है तो उसको बोला जाता है मोनो। क्या बोला जाता है उसको? मोनो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो, एक काम करो। जैसे CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कहीं पे अगर 2 होता है, जैसे कि मान लो BeCl2 है, तो बेरिलियम डाइक्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 को क्या बोलते हैं, हम डाई बोलते हैं। ओके, 3 को बोलते हैं ट्राई। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, B है और यहाँ पे Cl3 है, तो ये क्या हो जाएगा, बोरान ट्राइक्लोराइड। अगर मान लो कहीं पे 4 है तो उसको बोला जाता है टेट्रा।
तो अगर मान लो जैसे कि ये CCl4 है तो ये क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक वैसे ही आप कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे देखो, अगर मान लो 5 है तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, जैसे मान लो PCl5 है, जैसे ये PCl5 की संरचना है तो एक मिनट ना, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि बोलते क्या है इसको। इसको बोलते हैं पेंटा। और ये PCl5 की एक संरचना है आपके स्क्रीन पे। कौन सी संरचना, PCl5 की। तो PCl5, तो पी को क्या बोलते हैं, फास्फोरस, और क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके। अब जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, इसको बोला जाता है हेक्सा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे SF6 की संरचना हम देख लेते हैं, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ओके। जैसे मान लो 7 है, इसको बोला जाता है हेप्टा। तो यहाँ पे आप संरचना देखोगे IF7 की, इसको बोला जाता है आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। तो इसी तरीके से ये जितनी भी संरचना आपको दिख रही है ना बच्चों, ये सभी संरचना आप देख सकते हो। ओके। कि आखिरकार ये संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से इनको क्या बोला जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा। ओके। तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। तो अब देखिए, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में संरचना देख रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम देख रहे हैं कि सहसंयोजक बंध कैसे स्थापित होगा। तो सबसे पहले इसका सेंटर एटम कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या खोजना पड़ेगा, सेंटर एटम। सेंटर एटम क्या होता है, सेंटर एटम क्या होता है, केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, तो कार्बन होगा, क्योंकि एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 4 है। 4 क्लोरीन को एक कार्बन तो घेर के नहीं रह सकता ना, एक कार्बन को 4 क्लोरीन घेर के रख सकते हैं, ये तो पता है आपको। तो अब यहां से देखो, केंद्रीय परमाणु कौन सा हो गया, कार्बन हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो कार्बन का आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा परमाणु क्रमांक, तो ये 6 होता है। अब इसको देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो आप, ये क्या होगा, 2 और 4 में ब्रेक होगा। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो आप, 2, 8 और 7 में ब्रेक होगा, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन क्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 बार ये होगा ऐसे, ये 287, यहाँ पे 287, ये 3 बारी होगी। 3 बारी हो गई बच्चों। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये चौथी बारी, ये 287। तो 4 बार यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा अपने को, क्योंकि 4 क्लोरीन है ना हमारे पास, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन, इस तरीके से टोटल 4 क्लोरीन है हमारे पास। तो इसकी संरचना हम यहाँ पे बना करके देखेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, केंद्रीय परमाणु को यहाँ पे देखो, केंद्रीय परमाणु को हम बना देते हैं, ये हो गया कार्बन। अंतिम कोष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके। तो थोड़ा सा आप ये भी देखो और ये भी देखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया चलो डाल देते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। अब इसके बाद ये जुड़ने वाला है किससे, क्लोरीन के साथ में। तो क्लोरीन के साथ में कैसे जुड़ेगा, तो क्लोरीन की संरचना में आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे जैसे ये क्लोरीन है, अंतिम में कितने हैं, 7 है, 7 दिखा दो। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हो गया 7। 7 हो गए। अब यहां से क्या करेगा, ये 4 क्लोरीन है ना, एक्चुअली में ये 4 क्लोरीन है। तो यहां से इसकी संयोजकता कितनी है, कार्बन की 4 है, और इसकी ये जो है क्लोरीन की संयोजकता, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, लेकिन ये 4 क्लोरीन है, जैसे कि हम देख सकते हैं CCl4 की संरचना हम कवर कर रहे हैं। किसकी संरचना, CCl4 की। तो 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो इसका अष्टक पूर्ण होगा। 1 क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में 7 है। तो 4 क्लोरीन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कार्बन के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के चारों क्लोरीन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, और इसकी संरचना हो जाएगी तैयार। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कैसे होगी ये। यहां देख लेते हैं बच्चों, ये बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आ गया यहां पे कार्बन, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन,
एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इसकी संरचना देख सकते हो, लेकिन एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा अलग टाइप का इसको कर लेते हैं, जिससे आपको जितना जल्दी समझ में आए वही प्रक्रिया दोहराऊंगा मैं तो। ओके, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। अब हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? 4 क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और एक इधर एक क्लोरीन। ओके, अब यहाँ पे सभी क्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन थे, आपको पता था। सभी क्लोरीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7-7। तो सभी क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ इसका साझा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ मैं। स्पेस थोड़ा कम हो रहा है हमारा, हम इसको बढ़ा कर देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं संरचना हमारी, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ये कार्बन हुआ, 1 2 3 4 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि अच्छे से समझाना है मुझे, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा। 1 2 3 4 और क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो इसके 7-7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसके 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये हो गया 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो इस तरीके से ये इसके जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनाने के लिए प्रक्रिया में भाग लेगा। अब यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से ये बंध बना रहा है, यहाँ पे ये बंध बना रहा है, यहाँ पे ये बंध बना रहा है, यहाँ पे ये बंध बना रहा है। तो ये सभी के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलेंगे वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। बताया था कि नहीं? बिल्कुल बताया था। तो माफ कीजिएगा, इस संरचना में ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब इस संरचना को मैं आपको बदल के दिखाता हूं कि ये सिंगल बॉन्ड के तरीके से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले या नोट डाउन कर लो, और उसके बाद मैं आपको इसको मैं बदल के दिखा रहा हूं ट्रांसफॉर्म फॉर्म में कि ये बॉन्ड बनाएगा तो कैसे संरचना होगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ओके, चलिए, तो इसकी संरचना फॉर्म हो रही है यहां पे कि एक कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन इस तरीके से आपस में मिल गए। ओके, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और यहां एक क्लोरीन। अब यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका 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 एक इलेक्ट्रॉन है। ये लोग अपनी संरचना बना रहे हैं। अब इसके अलावा इनके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन है, जो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से इनमें एकल बंध का निर्माण हो रहा है बच्चों। तो ये हुई पूरी की पूरी लुईस संरचना आपकी। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया इस तरीके से। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे CH4 में सहसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। ओके बच्चों, तो मेथेन में इसकी संरचना देख लेते हैं। तो मेथेन में क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये वाला। जैसे ये कार्बन है, ये CH4 संरचना बनाता है, तो कार्बन का केंद्रीय परमाणु ये कार्बन हो जाएगा CH4 का। यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दूसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये तीसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये चौथे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सभी सिंगल बॉन्ड संरचना बनाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप इसकी संरचना देखो, देखो सब में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है कि नहीं? सब में बन रहा है भाई। तो अब देखो इसकी संरचना को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जो आपकी बुक में जो दिखाया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी बुक में बताया गया है कैसे, जैसे ये कार्बन हो गया ना, तो जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये संयोजकता में भाग ले रहे हैं। अब जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वो क्या कर रहा है, उसके भी इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग ले रहे हैं। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
इसका एक और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक और हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक और हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये सभी संयोजकता में भाग ले रहे हैं। अब इसको संरचना को बनाया है, किस तरीके से बताया गया है, ये इस तरीके से, ये वाली। और ये सभी हाइड्रोजन भी इसमें संयोजकता में भाग ले रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ भी ऐसा कनेक्शन होगा। ओके, तो इस तरीके से ये एक संरचना बन रही है जिसमें हमको आखिरकार में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा। ओके बच्चों, तो ये इसकी संरचना बन रही है। ओके, क्लियर है? तो होपफुली आपको ये सहसंयोजक बंध समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और ये चैप्टर को हम खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी। ओके बच्चों, तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, सिंगल बंध की संरचना समझ में आ गई, कैसे ये बंध संरचना होती है, सब क्लियर हो गया होगा।